यस बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लोगों के वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के दो न्यूमेरिकल रह गए थे ना। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है ना। तो न्यूमेरिकल क्या बेस्ड है, जैसे मान लो एक कंपाउंड है COCl3.6NH3 है ना। इसका वेट हमें दे रखा है 2.675 ग्राम, बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 267.5 ग्राम पर मोल। इसको जब हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विद excess of AgNO3 is treated with excess of AgNO3, it gives 4.8 ग्राम ऑफ AgCl है, और AgCl का मॉलिक्यूलर वेट है 143.5 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। पहले क्वेश्चन नोट करो, पहले क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन क्या है, COCl3.6NH3, इसका मास दे रखा है 2.675 ग्राम, is treated with excess of AgNO3, 4.8 ग्राम AgCl is formed, what is the formula of the compound। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर मैं कंसेप्ट बताऊं आपको, इधर सुनो है ना। कंसेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक तो ये फॉर्मूला है मोल निकालने का। अच्छा, मोल निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है। मोल निकालने का एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला ये है। मोल निकालने का एक और फॉर्मूला है बच्चों, और वो है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तीन हो गए है ना। अच्छा, अगर वॉल्यूम ml में हो तो ये आपका आएगा मिलीमोल, और मिलीमोल को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल में। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे बेटा हम, है ना। आपको एक कंसेप्ट बताया था मैंने, जितने मोल AgCl बनेगा उतने मोल क्लोराइड प्रेसिपिटेट होंगे, है ना। जितने मोल AgCl बनेगा उतने मोल क्लोराइड प्रेसिपिटेट होंगे। पहले फॉर्मूला नोट कर लो आप, एक बार फॉर्मूला नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं समझा रहा हूं। इजी क्वेश्चन है, अब समझो क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस कंपाउंड के मोल निकालो। कंपाउंड के मोल कैसे निकालें, ये क्वेश्चन है। ये बेटा जी में ना 8 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन 2009 में। आंसर देखो कैसे निकालेंगे। मोल्स निकालो पहले कंपाउंड के, पहले कंपाउंड के मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ कंपाउंड है ना, कैसे निकालोगे। 2.675 ग्राम डिवाइडेड बाय 267.5 ग्राम, ये मोल्स आ गए बेटा 0.01 मोल है ना। ये कंपाउंड के मोल्स आ गए। अब आप मोल्स निकालो AgCl के, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब क्या है, 4.8 डिवाइडेड बाय 143.5, ये आ गए 0.03 मोल। अच्छा, यहां से हम समझ सकते हैं कंसेप्ट, यहां से हम कंसेप्ट समझ सकते हैं कि 0.01 मोल ऑफ कंपाउंड
ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 gives 0.03 mole of AgCl। यहां से हमारे समझ में क्या आ गई बात कि हमारी समझ में आ गया कि 0.01 मोल ऑफ कंपाउंड एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पर 0.03 मोल ऑफ AgCl देता है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 0.01 मोल 0.03 मोल क्लोराइड के देता है, लिख सकते हैं ना क्लोराइड, मैंने क्या बोला था, जितने मोल AgCl मिलेंगे उतने मोल क्लोराइड मिलेंगे, तो 0.01 मोल 0.03 मोल क्लोराइड दे रहा है, तो इसका मतलब है एक मोल कंपाउंड का 3 मोल ऑफ क्लोराइड दे रहा है। एक मोल कंपाउंड का 3 मोल ऑफ क्लोराइड दे रहा है। भाई जितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे उतने ही क्लोराइड होंगे, उतने मोल क्लोराइड के होंगे, तो एक मोल कंपाउंड का 3 मोल क्लोराइड दे रहा है। एक मोल कंपाउंड का 3 मोल क्लोराइड दे रहा है, और 3 मोल क्लोराइड तभी मिल सकते हैं जब कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे 3 Cl। 3 मोल क्लोराइड के तभी मिल सकते हैं जब 3 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे। तो बताओ क्या कंपाउंड का फॉर्मूला होगा? CONH3 का होल 6Cl3। नोट करो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने मोल्स ऑफ कंपाउंड निकाले। 2.675 डिवाइडेड बाय 267.5 0.01 मोल्स। फिर मैंने मोल्स ऑफ AgCl निकाले 4.8 डिवाइडेड बाय 143.5 0.03 मोल्स। यहां से हमने कंसेप्ट सीखा कि 0.01 मोल कंपाउंड के एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे 0.03 मोल AgCl दे रहा है। इसका मतलब है 0.01 मोल कंपाउंड का 0.03 मोल्स ऑफ क्लोराइड दे रहा है। इसका मतलब है एक मोल कंपाउंड का 3 मोल क्लोराइड दे रहा है। 3 मोल क्लोराइड तभी मिलेंगे जब 3 Cl बाहर होंगे। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? नोट कर लो, कॉपी में कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। ठीक है, नोट कर लिया? रफ कर दूं? नोट कर लिया, रफ कर दूं? बच्चों एक और क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है CrCl3.6H2। इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.1 मोलर। इसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 1.2 into 10 की पावर 22 ions are precipitated. What is the formula of compound? What is the formula of compound? What is the formula of the compound? CrCl3.6H2 0.1 molar 100 ml is treated with excess of AgNO3 इतने ions precipitated. What is the formula of the compound? सबसे पहले आप मोल्स निकालो कंपाउंड के, तो मोल्स ऑफ कंपाउंड क्या होंगे? मोल्स ऑफ कंपाउंड तो वो होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.1। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 ml। लीटर में कन्वर्ट करो, 100 डिवाइडेड बाय 1000। ये मोल्स आ गए 0.01 मोल्स। मोल्स ऑफ कंपाउंड आ गए 0.01 मोल्स। अब बच्चों आपको बताओ मोल्स प्रेसिपिटेटेड, कितने मोल्स प्रेसिपिटेट किए हैं जरा बताओ कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 की पावर 23। ये आ गया 0.02 मोल्स प्रेसिपिटेटेड, है ना। इतने मोल्स आयंस के प्रेसिपिटेट किए हैं। रिलेशन निकालो। 0.01 मोल कंपाउंड एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर
एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर कितने मोल्स प्रेसिपिटेट हुए? 0.02 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए। बोलो। 0.01 मोल कंपाउंड के एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करने पे 0.02 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए, है ना। तो यहां से क्या समझूं? अगर मैं 1 मोल लूंगा कंपाउंड का, तो बताओ एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कितने मोल्स प्रेसिपिटेट होंगे? 2 मोल प्रेसिपिटेट। 2 मोल प्रेसिपिटेट मतलब 2 मोल क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तभी 2 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए। 2 मोल क्लोराइड कब होंगे? जब 2 Cl बाहर होंगे। तो फिर एक Cl कहां होगा? अंदर होगा, Cr। तो हमारा फॉर्मूला होगा CrH2O का होल 5 Cl Cl2.H2O। ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। क्योंकि अगर तीनों क्लोराइड बाहर होते तो 3 मोल क्लोराइड के प्रेसिपिटेट होते, 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होते, बट यहाँ कितने मोल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं क्लोराइड के? 2 मोल क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही मोल कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे। एक क्लोरीन कहाँ होगा? अंदर होगा। ये मैंने बच्चों क्वेश्चन कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नहीं किया है, मोल्स ऑफ द कंपाउंड निकाले, मोल्स प्रेसिपिटेटेड निकाले, फिर रिलेशन निकाला कि 0.01 मोल कंपाउंड का एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ 0.02 मोल प्रेसिपिटेट देता है, तो 1 मोल कंपाउंड का एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ 2 मोल प्रेसिपिटेट देता है। तो आप बताओ, जब 2 मोल प्रेसिपिटेट मिलेंगे तो 2 मोल क्लोराइड बाहर होगा, 2 मोल क्लोराइड बाहर होगा तभी तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। ये मैंने क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन आया था बच्चों G 2019 में, है ना। प्लीज नोट कर लो। अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, है ना। रफ कर लो। अब बच्चों एक और थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में 100% क्वेश्चन आता है इसका। आज तक कोई पेपर नहीं बना जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया हो, और वो थ्योरी है VBT, है ना। आप पढ़ चुके हैं VBT। VBT इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने 11th में पढ़ी। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है ना। ये सब आपने पढ़ा है। बट यहाँ पर VBT क्या बताती है? यहाँ पे VBT हाइब्रिडाइजेशन का काम करती है। अब जैसे मान लो जो मैं मेन है वही पढ़ाऊंगा। VBT में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? 4 होता है। अगर VBT में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है, इज अ स्पेशल केस है। मैं पहले मेन केस समझा दूं। हमारे यहाँ जो मेन केस है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एक हाइब्रिडाइजेशन है dsp2, और एक स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन है D3s। कॉमन सेंस समझो कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसका मतलब है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। किसके? सेंट्रल मेटल एटम के, जो कि क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें क्या? लोन पेयर। जो किसने दिए हैं? लीगेंड ने दिए हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे। इसका मतलब है कि 4 लोन पेयर किसने उनको एक्सेप्ट किया होगा? सेंट्रल मेटल आयन ने एक्सेप्ट किया होगा, तो 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया होगा। अब वो 4 ऑर्बिटल, एक s का और 3 p का हो सकता है, एक d का, एक s का और 2 p का हो सकते हैं, तीनों d का और एक s का हो सकता है। ये बड़ा स्पेशल केस है ना। समझो, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मुझे 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। किसके खाली चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम के, क्योंकि वो 4 ऑर्बिटल क्या एक्सेप्ट करेंगे? जो लोन पेयर लीगेंड डोनेट करेगा उन 4 ऑर्बिटल में रखा जाएगा। अगर वो 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल s है और 3 p है, ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल s किसका होना चाहिए? आउटर मोस्ट शेल का। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। n का मतलब आउटर मोस्ट शेल है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो 4 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? आउटर मोस्ट शेल का s हो सकता है, आउटर मोस्ट शेल के p हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 आएगी। अगर ये
आउटर मोस्ट शेल नहीं होती, n-1 का मतलब होता है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, पेनल्टीमेट शेल का अगर d पहले आता है तो उसे कहा जाता है पेनल्टीमेट शेल का d। n-1 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, साथ में आउटर मोस्ट शेल का ns हो, आउटर मोस्ट शेल के दो p हो, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी dsp2। समझ रहे हैं? ये बेटा ये तो केस स्पेशल है, मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती हैं, एक sp3 होती है, एक dsp2 होती है। अगर हमें जो 4 ऑर्बिटल अवेलेबल हुए वो एक s का हुआ और 3 p का हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और अगर हमारे 4 ऑर्बिटल अवेलेबल हुए उसमें एक d का, एक s का और दो p के हुए तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आएगी। d का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में? n-1 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो शेल होती है ये पेनल्टीमेट शेल होती है। मैं आपको एक मीनिंग समझाऊं इसका। ये शेल पेनल्टीमेट शेल होती है, जैसे मतलब समझो आप, अगर मैं 3d ले लूं, ये 4s ले लूं और ये 4p ले लूं, तो जो कोऑर्डिनेट का हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो dsp2 आएगी। समझे? तो ये जो 3d है, ये आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई? 4। आउटर मोस्ट शेल 4 हो गई, आउटर मोस्ट शेल 4 हो गई, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो dsp2 आएगी। जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो dsp2 आएगी। मेरी बात समझिए कि नहीं समझिए? अगर d पहले आता है तो वो पेनल्टीमेट शेल का होता है। मैं लिख देता हूं, अगर d पहले आता है, अगर d पहले आता है तो पेनल्टीमेट शेल का होता है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप समझना। d अगर पहले आता है तो वो पेनल्टीमेट शेल का होता है। ठीक है? और अगर d बाद में आता है, और अगर d बाद में आता है तो वो आउटर मोस्ट शेल का होता है। पहले नोट करो इस पॉइंट को, पहले नोट करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं सबसे पहले आप ये समझो, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब 4 लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं। उन 4 लोन पेयर को रखने के लिए हमारे पास ऑर्बिटल होने चाहिए। 4 किसके होने चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम के होने चाहिए। अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हुए या तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यही दो केसेस पॉसिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आ जाए तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या फिर dsp2 होगी। मेरी बात समझो, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या फिर dsp2 होगी। अभी ट्रिक पढ़ाऊंगा, एक स्पेशल केस है d3s, वो भी समझा रहा हूं। पहले आप समझो, अगर d पहले आता है तो वो पेनल्टीमेट शेल का होता है, और अगर d बाद में आता है तो आउटर मोस्ट शेल का होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आता है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या फिर dsp2 होगी। कौन सा d का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? n-1 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेगा। हमें 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है सेंट्रल मेटल एटम के, और अगर 4 ऑर्बिटल एक s का और 3 p के हैं, आउटर मोस्ट शेल का s है, आउटर मोस्ट शेल के p हैं, तो sp3 होगी। इनर शेल का d है और एक आउटर मोस्ट शेल का s और आउटर मोस्ट शेल का p है, तो dsp2 है। ये कोऑर्डिनेशन में होती है, ये ट्रांजिशन मेटल में पढ़ी जाएगी हाइब्रिडाइजेशन d3s। ये d3s पढ़ी जाएगी। यहां तक रफ कर दो, नोट कर लिए। अब बात समझने नहीं बेटा, यहां पे बात समझनी है एक और। अगर d पहले आता है तो वो पेनल्टीमेट शेल का होता है, और अगर d बाद में आता है तो वो आउटर मोस्ट शेल का होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केसेस पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर, और वो चीज ये है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो ये केस टेट्राहेड्रल का होगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर dsp2 का होता है तो इसकी ये स्क्वायर प्लेनर का केस होता है। अगर dsp2 होता है तो ये स्क्वायर प्लेनर का केस होता है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो ये टेट्राहेड्रल का केस होता है। d3s भी समझा देता हूं। ये केस वहां मिलता है जहां पर ट्रांजिशन मेटल में d0 कॉन्फ़िगरेशन हो, जहां ट्रांजिशन मेटल के केसेस में कंपाउंड में d0 कॉन्फ़िगरेशन हो ट्रांजिशन मेटल का, जहां ट्रांजिशन मेटल में d0 कॉन्फ़िगरेशन होगा उनके कंपाउंड के अंदर, वहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन d3s होगी। जैसे मानो आप MnO4 माइनस है,
Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, सातों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d0। तो MnO4 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन d3s होगी। MnO4 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन d3s होगी। अगर मैं बात करूं CrO4-2, तो CrO4-2 में क्रोमियम का +6 कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये भी हो जाएगा 3d0, ये भी हो जाएगा 3d0। तो जिन केसेस में ट्रांजिशन मेटल के वो कंपाउंड जिनमें ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट d0 कॉन्फ़िगरेशन d0 आ रहा हो, उन सभी केसेस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, d3s होती है। एक और ले लो Cr2O7-2, इन सभी केसेस में हाइब्रिडाइजेशन d3s है। तो ये केस स्पेशल है। इसमें कौन से d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? जो d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो dxy है, dyz है, dzx है। dxy है, dyz है, dzx है, ये तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और शेप जो होती है इसके केस में टेट्राहेड्रल होती है। शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो मैं आपको मेन चीज ये समझाना चाह रहा था, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 dsp2, बट एक और हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है d3s। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको समझाता हूं। टेट्राहेड्रल sp3 में भी शेप टेट्राहेड्रल होगी, d3s में भी टेट्राहेड्रल होगी और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होगी। बहुत आसान केसेस हैं बच्चों, कोई इसमें समझना की परेशानी नहीं है, फिर से समझा देता हूं। तो हम लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं वो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ता हूं तो या तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आनी चाहिए या मेरी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आनी चाहिए। अगर sp3 आती है तो आउटर मोस्ट शेल का एक s करेगा पार्टिसिपेट और 3 p करेंगे, NsNp3। और अगर dsp2 आती है तो पेनल्टीमेट शेल का करेगा n-1 dx² - y² और आउटर मोस्ट शेल का करेगा एक s और 2 p। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या तो हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल चाहिए। अगर एक s का और 3 p ऑर्बिटल मिल गए तो sp3, और d अगर एक d का और एक s का और 2 p के मिल गए तो dsp2। इस केस में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इस केस में जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। टेट्राहेड्रल के अंदर जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। स्क्वायर प्लेनर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना चाहते हैं तो पहले मेरी इतनी बात समझिए, आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए, या तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या dsp2 होगी। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या फिर dsp2 होगी। अगर sp3 है तो एक s का और 3 p का होगा, और अगर dsp2 है तो एक d का, एक s का और 2 p का होगा। ये वाला जो d है ना, ये वाला जो d है, ये वाला, ये इनर d है, इनर d है। इनर d का मतलब है पेनल्टीमेट शेल का d है, और पेनल्टीमेट शेल क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर। ठीक है, इतनी कहानी होगी पहले। चलो ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक और चीज समझाऊं। जैसे मान लो इसमें दो ही केसेस आते हैं, एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5 भी बताऊंगा मैं, पहले इनको बता दूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आता है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है? 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। 6 ऑर्बिटल चाहिए, एक s का 3 p के 2 d के हो जाए, या 2 d के एक s का 3 p के हो जाए, तो d2sp3 sp3d2 है ना। इसमें जो जो 2 d ऑर्बिटल है वो है इनर पेनल्टीमेट शेल के, n-1 dx² - y², n-1 dz², एक s का और 3 p के। समझ गया? n-1 dx² - y², n-1 dz², ns प्लस np3। sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s का, 3 p का
एक dz स्क्वायर और एक n dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों ही केसेस में जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टा हेड्रल है, इसके केस में भी ऑक्टा, दोनों ही केसेस में ऑक्टा हेड्रल है। तो समझो अगर इनर शेल के दो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो d2sp3, और अगर आउटर मोस्ट शेल के दो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ जाए तो या तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी या फिर ये हाइब्रिडाइजेशन होगी VBT के अकॉर्डिंग। समझो VBT के अकॉर्डिंग ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन होगी, या तो d2sp3 होगी या फिर sp3d2 होगी। क्लियर है यहाँ तक? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आपने नोट कर लिया है, जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी नोट कर लिया, ठीक है, बच्चे अच्छे हैं मेरे। अब बात आती है कि समझो पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अच्छा आप बोल रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर आता है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp3 या फिर होगी sp3d। ठीक है बच्चों, एक और केस होता है वो अभी नहीं बता रहा मैं, dsp3 sp3d। ये जो d आ रहा है ये आ रहा है इनर पेनल्टीमेट शेल का n-1 dz स्क्वायर ns प्लस np3। sp3d आ रही है तो ये आ रहा है ns np3 और ndz स्क्वायर। शेप होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल TBP। एक और केस होता है इसमें पर वो अभी नहीं, dsp3 या फिर sp3d। समझ गए होंगे? d अगर पहले आए तो इनर का और d अगर बाद में आए तो आउटर मोस्ट शेल का। ठीक है, अब आपको इस केसेस में एक चीज की और जरूरत पड़ेगी और वो है कॉन्फ़िगरेशन की। आपको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी और वो है कॉन्फ़िगरेशन की। तो मैं सभी कुछ अभी पढ़ा देता हूं, फिर आपको कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी एक केस की और जरूरत पड़ेगी और वो है कॉन्फ़िगरेशन की। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन की कैसे जरूरत है? याद करें मेरी ट्रिक। देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये दोनों एक्सेप्शन है। किस रूल के एक्सेप्शन है? n+l रूल के एक्सेप्शन है। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा n+l रूल से? n+l रूल जानते हैं ना, अब्बाउ रूल है। अब्बाउ रूल क्या कहता है? जिसकी एनर्जी कम होती है उसे पहले बढ़ते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसे बाद में बढ़ते हैं। तो इसमें कितने का अंतर आएगा? जो अब्बाउ रूल है उसमें कितने का अंतर आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मानेगा अब्बाउ रूल में। n+l के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कर दो तो यही हो जाएगा। n+l रूल में जो कंसेप्ट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कर दो तो यही हो जाएगा। अब आपको बता दूं, यहां पर एक हिंट लिख लीजिएगा। पैलेडियम जो है 46, ये n+l रूल का 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस वाला है। इसमें जो n+l से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसमें 2 का डिफरेंस आएगा। प्लैटिनम जो है वो n+l के रूल से 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। समझ गए? नहीं समझे मेरी बात? अब ये पहली चीज है, दोनों एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, इसका एटॉमिक नंबर 78 है। मैं भी आपको सब चीज सिखा रहा हूं। समझ गए मेरी बात? जल्दी बोलो। n+l रूल का 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, पहले लिखे रहने दो। अब ये बताओ मुझे खुद कि ये नंबर कुछ बोल रहा है, ये नंबर कुछ बोल रहा है। अच्छा, प्रीवियस इनर्ट गैस के टर्म्स में लिखना होता है, प्रीवियस इनर्ट गैस के टर्म्स में लिखना होता है। प्रीवियस इनर्ट गैस कौन सी होती है? 21 से पहले आर्गन। प्रीवियस इनर्ट गैस कौन सी होती है? आर्गन, 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 आर्गन। लिख लिया? अब ये आपने आर्गन 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 लिख लिया पूरा। अब ये बताओ, 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। 4s की कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। 4s की कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। 4s की कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। सब लिख दो, 4s 3d,
4s3d सब बता रहा हूं, 4s3d लिख लिया। अब समझो ये नंबर 21 खुद कह रहा है, 21 दिख रहा है 2 1 2 1, 22 दिख रहा है 2 2, 23 दिख रहा है 2 3, 25 दिख रहा है 2 5, 26 दिख रहा है 2 6, 27 दिख रहा है 2 7, 28 दिख रहा है 2 8, 30 दिख रहा है 2 10। बोलो स्कैंडियम 21 4s2 3d1, टिटेनियम 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d5, 4s2 3d6। समझ गए? अच्छा ये तो हो गया है। अब हम किनका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, एक्सेप्शन का। तो स्कैंडियम 21 4s2 3d1, टिटेनियम 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d10। बोलो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अरे नंबर देखो, ये नंबर लिखना है 21 2 1, 22 2 2, 23 2 3, 25 2 5, 26 2 6, 27 2 7, 28 2 8, 30 2 10। अब मेरी बात समझो, यहां तक लिख लिया आपने, बात लिख लिया। अब जरा यहां पर समझो n प्लस l का एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ये दोनों मैंने एक्सेप्शन अलग से करा रहा हूं, पहले इतना कर लिया, अब ये कर लिया इतना। चलो ठीक है, रफ कर दो, नोट कर लिया। कॉपर एंड क्रोमियम तो आपको पहले से मालूम है, एक्सेप्शन है, बच्चे जनरली भूल जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्रोमियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू n प्लस l? क्रोमियम 24, अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था? इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d4। ये है अकॉर्डिंग टू n प्लस l। कितने का डिफरेंस आएगा? एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है इसके बिना भरे n प्लस l को फॉलो नहीं कर रहा ना, तभी तो ये एक्सेप्शन है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ये तो गलत है, ये तो n प्लस l के हिसाब से था, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन है एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दे दो, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 4s1 3d5। ये n प्लस l का एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाए, वही डिफरेंस कहलाता है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाए, वही डिफरेंस कहलाता है। तो ये आंसर नहीं होगा, तो 4s1 3d5 हो गया। अच्छा कॉपर भी बताओ, n प्लस l का रूल का डिफरेंस है। n प्लस l रूल क्या कहता है? ये होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9। अब क्या करो, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन दे दो। लोअर एनर्जी किसकी है? 4s की, तो 4s में 1 और 3d में 10। तो ये हो गया n प्लस l का 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हो गया। n प्लस l का 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो गया। क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। अच्छा ये बताओ पैलेडियम 46 कौन सी प्रीवियस इनर्ट गैस है? प्रीवियस इनर्ट गैस कौन सी है बताओ? क्रिप्टन है, क्रिप्टन है। 4s2 3d8 होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, n प्लस l के दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो ये बन जाएगा 4s0 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये गलत है, ये गलत है। पहले n प्लस l से रुक लो, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कर दो। बोलो, नोट किया? करो। अच्छा अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं, प्लेटिनम की 78, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 6s2 5d8 अकॉर्डिंग टू n प्लस l। क्या होगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 6s1 5d9, n प्लस l के 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस का मतलब क्या होता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में उतने इलेक्ट्रॉन दे दो, उसी को डिफरेंस कहते हैं। ये गलत है, चलो ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, ठीक है? लिख लिया, जरा नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब बच्चों आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सुनो ट्रिक सुनो। आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो s प्लस d के इलेक्ट्रॉन का सम कर लो।
सम कर लिया। जितना चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, जितने बचे उतने डी में भर दो, डी में फिल कर दो। जैसे मान आपको मैं बोलूं क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 3d5 4s1 होता है, 3d5 4s1 होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, 3d पहले लिख दो 4 बाद में लिखो, अच्छा लगता है। वैसे तो 4s1 3d5 होता है, 3d5 4s1 होता है। टोटल कितना सम आ रहा है, डी और एस के इलेक्ट्रॉन का सम करो 6 आ रहा है, 3 माइनस कर दो, 3 बचा, डी में भर दो, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d3, आर्गन 3d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। मान लो अगर मैं मैंगनीज का बोलूं, मैंगनीज क्या है 25 है ना, बोलो 25 नंबर बोलो जल्दी से, आर्गन 25 बोलो जल्दी बोलो, 4s2, चलो अच्छा आपको इसी से आदत है, 4s2 3d5, फोर्थ शेल बाद में आती है, उसको अच्छा लगता है लिखने में, आप ऐसे लिख लिया करो पहले, 4s2 3d5 हो गया। दोनों का सम कितना आ रहा है 7, 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 5, तो आंसर कॉन्फ़िगरेशन होगा आयरन का 3d5। जैसे मान लो अगर जल्दी में आ जाए आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आयरन का जानते हो 26, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आर्गन 4s2 3d6, दोनों का सम कितना आ रहा है 8, 8 में से 3 माइनस कर दो, 8 आ रहा है, दोनों का सम 3 माइनस किया 5, आंसर आएगा 3d5। जितने s + d का जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका सम करो, उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करो, जितने बचेंगे वो सारे d में फिल कर दो। ये ट्रिक है, कर लोगे? ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आयन का, ये आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन हो गया आयन का, सुन लिया आयन का कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों जरा ये समझो मेरी बात, दो तरीके के लीगेंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ये वीबीटी नहीं बता पाई, और एक लीगेंड होते हैं वीक लीगेंड। स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं, ये फोर्स करते हैं पेयरिंग करने के लिए। स्ट्रॉन्ग लीगेंड पेयरिंग कराते हैं, फोर्स करते हैं पेयरिंग करने के लिए, फोर्स करते हैं पेयरिंग करने के लिए। वीक लीगेंड मतलब बिल्कुल मरे हुए लीगेंड, नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करते। जैसा कॉन्फ़िगरेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो वैसे ही लिख देना, कोई पेयरिंग नहीं कराते, उन लीगेंड को कहते हैं वीक लीगेंड। स्ट्रॉन्ग लीगेंड वो लीगेंड होते हैं जो पेयरिंग कराते हैं, फोर्स करते हैं पेयरिंग करने के लिए। इसके कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर जिनके अंदर होंगे वो लीगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वीक लीगेंड क्या होते हैं, हेलोजन डोनर, हैलाइड डोनर, ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं वो वीक लीगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लीगेंड वो होते हैं जो मजबूर करते हैं पेयरिंग के लिए, भी कंसेप्ट समझ में आएगा, पहले आप नोट करो। वीक लीगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग नहीं करते। हैलाइड डोनर, ऑक्सीजन डोनर, जैसे मैं आपको बता दूं क्लोराइड वीक लीगेंड है, ब्रोमाइड वीक लीगेंड है, आयोडाइड वीक लीगेंड है, OH- वीक लीगेंड है, C2O4-2 वीक लीगेंड है, ये सब वीक लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड में कौन है, CO स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, Cn- स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, NH3 स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, En स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, CO, Cn- NH3 En दे आर स्ट्रॉन्ग लीगेंड। चार कैटेगरी है, चार ये है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड की कैटेगरी है, ये वीक लीगेंड की कैटेगरी H2O है, ये सब वीक लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड पेयरिंग कर फोर्स करते हैं पेयरिंग करने के लिए, वीक लीगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग नहीं करते हैं, ये मरे हुए लीगेंड एक तरीके से, इनके अंदर कोई ताकत नहीं होती कि ये पेयरिंग करा हुआ है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड वो लीगेंड होता है जो मजबूर करता है पेयरिंग करने के लिए। इतनी पहली बात बहुत जरूरी है, कौन से लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं, कौन से लीगेंड वीक लीगेंड होते हैं, इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको भी नोट कर लो, इसको नोट करो। ठीक है, दूसरा बच्चों यहां पर एक मैग्नेटिक बिहेवियर और आता है, और वो समझो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, स्पिन मूवमेंट आता है, वो बड़ी हेल्प करेगा। मान लो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो स्पिन मूवमेंट आता है वो कहलाता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण एक मूवमेंट आता है जिसको स्पिन मूवमेंट बोलते हैं, √nn+2 स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट बोल लेते हैं, √nn+2 बोहर मैग्नेटॉन। आपको बताता हूं जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां स्पिन मूवमेंट, अब जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो स्पिन मूवमेंट √3 आएगा, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। मेरे सर ये कहते थे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके आगे 0.89 लगा दो, उतना स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आगे 0.89 लगा दो, जैसे 2 है तो इसका आएगा, सॉल्व करोगे तो √8 मैग्नेटिक मूवमेंट 2.89 बोहर मैग्नेटॉन। अगर 3 है तो ये आएगा √15 मैग्नेटिक मूवमेंट 3.89 बोहर मैग्नेटॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण मूवमेंट आते हैं। 4 है तो ये आएगा √24 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आएगा √35 5.89 बोहर मैग्नेटॉन। मान लो अगर वो आपको उल्टा दे दे, अगर वो आपको ये वैल्यू दे दे, ये वाली वैल्यू सॉल्व करके, तो अगर आपसे पूछे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो डेसिमल से पहले जो डिजिट है ना उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको उल्टा दे दे, मान लो अगर उसने आपको 2.89 दे दिया तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। आपको अगर 3.89 दे दिया तो 3, आपको 4.89 दे दिया तो 4, आपको 5.89 दे दिया तो 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो बिहेवियर होता है उसे आप लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब है जो क्या कंटेन करेगा? कंटेन करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो स्पिन मोमेंट √3 आएगा, 2 है तो √8 आएगा, 3 है तो √15 आएगा, 4 है तो √24 आएगा, 5 है तो √35 आएगा। समझे? इसके कारण भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए? सही है। अब आपने इतनी बात समझ ली है, ये आज हमारा पहला लेक्चर हो गया। कल जो उसका दूसरा लेक्चर आएगा उसमें मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 के केसेस कराऊंगा। पहले इतना आपको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, मुझे ग्रुप में भेजना है अच्छे से, तब जाके मैं आपके लिए अगला लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है? कल आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अब आपको लगातार चलेंगे बच्चों, तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, बहुत जबरदस्त अल्सर हो रखे थे जिसके कारण मैं क्लासेस नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट अब हम लोगों को यहाँ से फोकस करना है, जबरदस्त जल्दी जल्दी करना है। कल भी लेक्चर होगा, परसों भी लेक्चर होगा, रेगुलर लेक्चर की कोशिश है मेरी। ठीक है? एक दिन का गैप और होगा बीच में, और वो है जब मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ 10 तारीख को। इसके बाद मैं कहीं बाहर नहीं हूँ अगले 3-4 महीनों तक। ठीक है बच्चों? आज इतना नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, फिर मुझे बताइएगा मैसेज करके। ओके, थैंक यू।